सो हेलो गाइस, होप यू आर फाइन। मैंने पीछे पहले माइंस करवाए थे आपको, और फिर उसके बाद प्रिपरेशन करवाई थी थोड़ी सी, ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ माइंस मैंने करवा दी थी। अब आपकी थोड़ी सी इसमें से प्रिपरेशन बची है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी माइंस की बची है। क्या क्या बचा है? ये प्रिपरेशन ऑफ माइंस थोड़ी बची है और हमारे पास क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंस बची है। पर पहले प्रिपरेशन कंप्लीट करने से पहले और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करने से पहले मैं आज आपको पहले माइंस का जितना करवाया ना वो रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको वीडियो से पहले पता चले कि मैंने कहाँ तक आपको कवर करवा दिया है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पर पहले मैं जितना आपको प्रीवियस वीडियो पे करवाया वो मैं आपको एक रिवीजन वन शॉट देना चाहती हूँ। जितना मैं करवा चुकी हूँ उसको हम रिवाइज़ करेंगे आज। फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर कल मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंस करवाऊँगी, ठीक है। आज मैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक जितना मैंने पहले करवाया ये आपकी एक रिवीजन वीडियो है। सो देखो, अमाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड NO2, ठीक है, विच मे बी रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। सो अमाइंस क्या कहते हैं कि मैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से बने होते हैं विच मे बी रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। सो मिथिलीन अमाइन होते हैं, डाई मिथिलीन अमाइन होते हैं, ट्राई मिथिलीन अमाइन होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड सर्व्स एज द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द दिस अमाइंस। मैंने फिर आपको बताया था कि अमाइंस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो रिगार्डेड एज डेरिवेटिव अमोनिया होते हैं। वन और मोर हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ये करवाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी माइंस के बारे में बताया था। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी प्लीज़ पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो, तभी पता चलेगा कि मैंने क्या करवाया था। ये एक वन शॉट डिवीजन सीरीज में बता रही हूँ जहाँ तक मैंने करवाया माइंस, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। सो दी प्राइमरी माइंस वो होते हैं कि दीज आर द derivatives of ammonia in which one hydrogen atom of the ammonia has been replaced by the alkyl or rail group. Therefore, they are characteristic by the presence of mono group NH2, ठीक है, and these are the alkyl or rail group. If R is the alkyl, the amine is the aliphatic amine, ठीक है। If and in which the mono group is attached to the aromatic substituted alkyl group may be called as alkyl rail group, ठीक है। They are quite similar to the aliphatic amines, ठीक है। Derivatives of ammonia in which two hydrogen atoms of ammonia has been replaced by the alkyl or rail group, therefore they contain in mono group NH linked to the two alkyl or rail groups, ठीक है। That if the two alkyl or rail groups attached to the nitrogen are identical, the amine is called the simple, and if the two groups are different, the amine is called the mixed, ठीक है। तो मतलब आपने ये बताना है कि वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया हैज़ बीन रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप प्राइमरी में, उसमें टू होते हैं, ठीक है। पहले में वन होते हैं, वन हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। एंड इसमें टू हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। फिर मैंने आपको करवाया था कि थ्री हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप इन द टर्शरी माइंस। फिर अमाइंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया था, ये अमोनिया की तरह होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स तो आपके क्या कहते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स टेट्राहेड्रल बनाते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, वाइल द फोर्थ अटैच टू नाइट्रोजन एंड वाइल द फोर्थ वन वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है कि अमोनिया की तरह होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, टेट्राहेड्रल की तरह होते हैं, तीन वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं, फोर्थ वाला मैंने आपको बताया था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, टाइम मिथाइल हैज़ बीन डिफेक्टेड। फिर पिरामिडल होते हैं, 109.5 डिग्री के होते हैं, बॉन्ड एंगल 108 का बताया हुआ है। फिर 107 के बारे में ड्यू टू द ग्रेटर स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द मिथिलीन ग्रुप्स एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम्स इन द अमोनिया, ये मैंने आपको करवाया था। sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, अमोनिया की तरह डेरिवेटिव्स होते हैं, NO2 की होते हैं, अल्काइल और राइल ग्रुप से रिप्लेस्ड होते हैं। सो माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया इन विच द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप। sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, सो हाइब्रिडाइज थ्री कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल होते हैं, तीन वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं, वाइल फोर्थ वन सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, पिरामिडल होते हैं शेप में, ठीक है। ये आपको मैंने करवा दिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर ऑफ माइंस बता दिया। अब नोमेनक्लेचर खुद पढ़ लेना, ठीक है, नोमेनक्लेचर खुद पढ़ लेना।
उसके बाद आ जाओ मैंने प्रिपरेशन पे, जो मेन मैंने प्रिपरेशन आपको करवाई थी। सबसे पहले मैंने आपको जो प्रिपरेशन करवाई थी, अमाइंस का पता लग गया। अमाइंस आर द क्लास ऑफ, मैं दोबारा बोल देती हूँ, अमाइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से ड्राइव्ड होते हैं, दैट इज इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास प्राइमरी जिसमें वन हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, उसमें 2 होते हैं, सेकेंडरी में और टर्शियरी में 3 होते हैं। फिर sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं नॉर्मल। फिर उसके बाद टेट्राहाइड्रल होते हैं, 3 वाले जो होते हैं वो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ, दैट्स द 4 1 हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है, मैंने आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराई थी जिसमें नाइट्रोबेंजीन को H2 के साथ करोगे, निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। नाइट्रोबेंजीन को जब H2 के साथ करोगे एनिलीन प्लस वाटर बनेगा निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में। फिर नाइट्रोसो इथिलीन मैंने आपको करवाया था, H2 के प्रेजेंस में इथिलीन एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये आपका निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इट इज जनरली कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग द नाइट्रो कंपाउंड with the molecular hydrogen in the presence of finely divided nickel और platinum। फिर उसके बाद केमिकल रिडक्शन मैंने आपको कराई थी कि नाइट्रोबेंजीन को SnHCl के साथ करोगे अमाइन सॉल्ट बनेगा, SnCl6 बनेगा और स्ट्रीम डिस्टिलेशन से एनिलीन प्लस SnO3 बनेगा। तो केमिकल रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स इज यूजली ब्रॉट अबाउट बाय द एडिंग द HCl to a mixture of the nitro compound and metal such as granulated tin और iron होते हैं। The amine is obtained in the form of its salt from which the free amine is recovered by the addition of the alkali followed by the steam engine। so नाइट्रोबेंजीन हो गया, SnHCl हो गया, अमाइन सॉल्ट बना SnCl6 हो गया, स्टीम इंजन की तरह OH हो गया, एंड एनिलीन NH2 एंड SnO3। ये जो मैं वीडियो बनवा रही हूँ वीडियो बना रही हूँ जो 1 रिवीजन शॉर्ट में, ये मैं आपको सारी रिएक्शन एक बार ही करवा चुकी हूँ। जो मैं नहीं करवाई होगी प्रिपरेशन में वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मैं इसलिए ऑलरेडी ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे रिकॉर्ड करी हूँ क्योंकि ये मैंने करवा चुकी है। आप प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉर द रिवीजन सीरीज़, मैं रिवीजन करने के लिए आपको ये दोबारा करवा रही हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन मुझे पता अभी पढ़ी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें से पढ़ी हैं। उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोटोलरीन, मैंने करवाया था आपको कि FeHCl के साथ करोगे NH3Cl CH3 बनेगा, OH के साथ NH2 और CH टोलरीन टोल्यूडोडिन Cl बनेगा। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्रस में जब उन्होंने कहा है कि नाइट्रिल में प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा, RC⋯N प्लस ये नाइट्रिल का फॉर्मूला होता है प्लस H2 गिव राइज टू प्राइमरी अमाइन बनेगा निकल की प्रेजेंस में। फिर CH3 CH2 CH2 Cn plus H2 that is the N-butyl-nitril that is the CH3 CH2 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 NH2 and ब्यूटोअमाइन बनेगा। ठीक है, नाइट्रिल गैस इसमें उन्होंने बताया नाइट्रिल गैस कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा निकल की प्रेजेंस में, और नाइट्रिल हमारा गैस कन्वर्टेड निकल की प्रेजेंस में ब्यूटोअमाइन बनेगा। मतलब लास्ट में इसका मेन प्रोडक्ट अमाइन बनेगा। अमाइन आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया दैट इज रिप्लेस्ड बाय 1 और मोर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, कोई डाउट है पूछ लो। ये मतलब ये अमाइन में गेट्स कन्वर्टेड, ये सारे अमाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जब HCH2Cn प्लस H2 को करोगे तो हमारे पास फिनाइलिन इथिलीन अमाइन बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है कि एल्काइल हैलाइड को NaCN के साथ करोगे RCN और RCH2NH2 ये अमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है नाइट्रस डेमसेल्स कैन रेडली गॉट फ्रॉम द अल्काइल और अल्काइल हैलाइड बाय द रिएक्शन विद द सोडियम पोटेशियम साइनाइड इन दस एंड अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइमरी अमाइन कंटेनिंग एन addition carbon atom by the first getting the nitrile from the halide and then reducing it to nitrile। तो अमाइन लास्ट में बन जाएगा, पहले अल्काइल हैलाइड बनेगा फिर नाइट्रिल बनेगा और फिर अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मैं बोल रही हूँ फटाफट ये सारी ऑलरेडी वीडियो मैंने ऑलरेडी रिएक्शंस में करवा चुकी हूँ। आगे रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीमाइड्स एंड एमाइड्स, दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो। ठीक है, जहाँ मतलब कि अब मैं
आगे करवाने से पहले मैं चाहती थी कि मैं पहले पीछे वाला गो थ्रू हूँ, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमाइड्स obtained from the aldehydes or ketones by the reaction with the hydroxyamine and amides gives the primary amines in the good yields, ठीक है। जब है ऑल्डोक्सामाइन को प्लस H4H के साथ करोगे NaC2H5OH के साथ तो प्राइमरी अमाइन, ये सारे प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो गए। और कीटो ऑक्सीमाइन हमारा NaC2H5OH के प्रेजेंस में प्राइमरी अमाइन में गेट्स कन्वर्टेड होगा। अमाइड भी हमारा प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा LiAlH4 के प्रेजेंस में। फिर गेटामेन प्रिडमन रिएक्शन जो है पैथैलिमाइड होगा, पैथैलिमाइड में KOH के प्रेजेंस में NK बनेगा, फिर RX अल्काइलाइड के प्रेजेंस में NR बनेगा, प्लस HOH के प्रेजेंस में पैथैलिक एसिड बनेगा, और फिर हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। दोबारा देख लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके चाहे दिखा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुन लो। पैथैलिमाइड है प्लस KOH है, KOH के प्रेजेंस में करोगे तो NK आ जाएगा, फिर RX अल्काइलाइड होता है तो हमारे पास NR हो गया, प्लस HOH हो गया तो हमारे पास OH हो गया, पैथैलिक एसिड बन गया, ये देखो पैथैलिक एसिड बन गया। मैं जूम करके दिखाऊँ तो आगे प्राइमरी अमाइन बन गया। उसके बाद NC25HOH हो गया, ये पैथैलिक एसिड प्लस इथिलीन अमाइन बन गया। उसके बाद हमारे पास है ये है N इथिलीन पैथैलिमाइड हाइड्रोजीन इथिलीन अमाइन पैथैलिया हाइड्रामाइड, ठीक है। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है अमाइड में होती है, ये RC⋯ONH2 अमाइड का फॉर्मूला होता है, ये अमाइड का फॉर्मूला होता है, प्लस Br2 प्लस KOH के प्रेजेंस में करोगे तो अमाइन बनेगा, RNH2 बनेगा, K2CO3 बनेगा, KBr बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। ऐसे ही हमारे पास बेंजामाइड एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी K2CO3 बन जाएगा, KBr बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी हॉफमैन वाली हो गई। हॉफमैन कहता है व्हेन ट्रीटेड विद द ब्रोमीन और द क्लीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन and amide forms amines, amide gets converted into amine बन जाएगा, ठीक है। so amide RC⋯O NH2 Br2 KOH हो गया, RNH2 हो गया, K2CO3 बन गया, प्लस KBr बन गया, प्लस वाटर बन गया। ये आपकी रिएक्शंस होगी। उसके बाद मैंने आपको रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कराया था। जब एल्डिहाइड को NH3 के साथ करोगे तो RCH NH बनेगा, बाकी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2। फिर ऐसे ही हमारा कीटोन होगा, कीटोमाइन बना और साथ में हमारे पास प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद N ब्यूटा एल्डिहाइड बना, NH3 और निकल के प्रेजेंस में N ब्यूटा अमाइन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गेट्स कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमाइन। लास्ट में इसका मेन प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। और रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स भी करोगे तो प्राइमरी अमाइन, मतलब लास्ट मेन प्रोडक्ट आपका प्राइमरी अमाइन में गेट्स कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या कहते हैं कि चेंज इनटू प्राइमरी अमाइंस ऑन द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन एंड अमोनिया एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 373 केल्विन एंड 150 एटम प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल। द रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्टिव एनिमेशन। तो मीन्स एल्डिहाइड्स एल्डा अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे कीटोन भी हमारा कीटोमाइन में बनेगा और प्राइमरी अमाइन में गेट्स कन्वर्टेड हो जाएगा। एंड ब्यूटाइल एल्डिहाइड अमाइन में गेट्स कन्वर्टेड हो जाएगा। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन लिया, NH3 के प्रेजेंस में किया, एल्डिहाइड और कीटोन लिया, इसका मैकेनिज्म देखो ध्यान से। ये देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो एल्डिहाइड और कीटोन लिया और हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन लिया, NH3 के साथ किया, NH3 लग गया, फिर यहाँ पर OH लग गया, NH3 को खोल के लिख लिया, फिर आपके पास NH बन गया और फिर CHNH2 बन गया। ये आपका मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जब बेंजामाइड को जब CH3NH2 निकल के प्रेजेंस में किया तो मिथिलीन बेंजिलीन अमाइन बना। उसके बाद हमारे पास है एसीटोन को CH3 2NH2 निकल के प्रेजेंस में किया तो हमारे पास डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन बना, ठीक है। लास्ट में मतलब माइन ही बनना आपका मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, डाई मिथाइल आइसोप्रोपिलीन अमाइन बना, मतलब बीच वाले आपको CH3 2NH2 निकल, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका ये क्या बना, डाई मिथाइल आइसोप्रोपिलीन अमाइन बना, ठीक है। आगे उसके बाद देखो रिएक्शन विद द अल्काइलाइड विद अमोनिया, पहले NH3 बना, फिर प्राइमरी अमाइन बना RNH2, प्राइमरी अमाइन बना, R2
NH सेकेंडरी अमाइन बना, फिर R3N टर्चरी अमाइन बना, और फिर R4NX हमारा क्वाटरनरी अमाइन बना। मतलब टाइप्स ऑफ माइंस बने हमारे NH3 के साथ। NH3 लिया, RX अल्काइल ले लिया तो प्राइमरी अमाइन बना RNH2, फिर उसके बाद सेकेंडरी अमाइन बना R2NH सेकेंडरी अमाइन बना, फिर टर्चरी वाला R3N टर्चरी बना, और R4NX हमारे पास क्वाटरनरी 4 डिग्री मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये बना आपके पास। फिर ऐसे ही हमारे पास RXNH3 बना, RNH3X बना, और फिर उसके बाद आपने तोड़ दिया RNH2 प्राइमरी अमाइन बना, और NH4X हमारे पास बना। ठीक है, मतलब RNH2 क्या होता है प्राइमरी अमाइन, RNH2 क्या होता है प्राइमरी अमाइन, और R2NH क्या होता है सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, ये आपको पता ही, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। NH3 को RX के साथ करोगे RNH2 बनेगा, RX के साथ भी करोगे R2NH बनेगा, फिर RX को करोगे R3N बनेगा जो कि टर्चरी होता है, फिर RX को करोगे तो R4NX बनेगा। तो यही आपका नीचे वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बीच वाली कहानी आप पढ़ लेना। आगे चले, फिर इसके बाद हमने किया था RNH3XOH, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन वाटर प्लस X बना, फिर R2NH2XOH हुआ, फिर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बना, वाटर बना, X बना, R2NH प्लस वाटर प्लस X बना, फिर R3NHXOH, फिर हमारे पास R3N प्लस वाटर प्लस X बना। मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ये ऐसे ही माइंस बने हमारे पास। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी हमारे पास माइंस बने। उसके बाद हमारे पास है N बुटाइल ब्रोमाइड को जब लार्ज से NH3 के साथ किया तो N ब्यूटाइलिन अमाइन बना। अमाइन ही बनेगा मेन प्रोडक्ट, क्योंकि हम माइंस का चैप्टर पढ़े, अमाइन ही बनेगा। तो माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दैट आर derived from ammonia in which these are replaced, one or more hydrogen atom has been replaced by alkyl or aryl group। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है। सो मैंने आपको बता दिया N बुटाइल ब्रोमाइड जो N बुटाइल ब्रोमाइड जो लार्ज सेस में NH3, तो हमारे पास हो गया N ब्यूटाइलिन अमाइन हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास बेंजामाइन ब्रोमाइड, जब हमारे पास N ब्यूटाइल ब्रोमाइड को NH3 के साथ किया तो हमारे पास ब्यूटाइलिन अमाइन बना। फिर हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड को लार्ज एसेस में किया CH3NH2 के साथ तो मिथिलीन बेंजामाइन अमाइन बना। फिर उसके बाद हमारे पास जब N मिथिलीन एनिलीन को CH3Cl के साथ किया तो हमारे पास डाई मिथाइल एनिलीन बना, डाई मिथाइल एनिलीन बना। ठीक है, ये अब मैंने आपको करवा दिए सारे। ठीक है, तो ये ऊपर वाले मैं आपको फिर बता रही हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी आपके पास माइंस बने। ये भी हमारे पास माइंस बने अगर हमने N ब्यूटाइल ब्रोमाइड को NH3 के साथ किया तो N ब्यूटाइल अमाइन बना। फिर उसके बाद बेंजीलिन ब्रोमाइड को लार्ज सेस के साथ किया तो मिथिलीन बेंजीलिन अमाइन बना। फिर उसके बाद मिथिलीन एनिलीन को CH3Cl के साथ किया तो डाई मिथिलीन एनिलीन किया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द रिएक्शंस ये हो गया, लिमिटेशंस ऑफ रिएक्शंस ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर वाली सारी रिवाइज कर दी, नीचे वाली फिर देख लो। Cl हो गया NO2 CH3 NH2, तो ये आपके पास NHCH3 बाकी आपका NO2 साथ में ही लग गया, मतलब Cl और ये वाला आपका रिप्लेस हो गया NHCH3 के साथ। तो ये बना मिथिलीन 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, मिथिलीन 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, मिथिलीन 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन ये बना आपके पास। उसके बाद आपके पास CH3 Br बना NH3 के साथ किया तो ये आपका बना 2 मिथिलीन प्रोपीन NH4 Br ये बना। फिर उसके बाद आपने अल्कोहल को NH3 के साथ किया तो प्राइमरी अमीन बना। फिर RNH2 को किया तो सेकेंडरी अमीन बना। फिर R2NH को किया तो टर्चरी अमीन बना। मतलब ये आपके अल्कोहल्स में मोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल में आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी 3 तरह के अमाइंस बनेंगे। ठीक है, अल्कोहल को NH3 के साथ करोगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। अल्कोहल को RNH2 प्राइमरी अमाइन के साथ करोगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा। अल्कोहल को R2NH सेकेंडरी अमाइन को करोगे तो टर्चरी अमाइन बनेगा। ऐसी सो ऑन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। मैंने पीछे आपको सीरीज बताई थी ना कि NH3 को फिर आपका NH3 होगा तो फिर RX के साथ डालोगे बीच में तो आपके पास प्राइमरी अमाइन बनेगा। प्राइमरी अमाइन के बाद आपके पास R2NH बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा। फिर R3N बनेगा जो टर्चरी अमाइन होता है। फिर R4NX बनेगा जो हमारे पास क्वाटरनरी अमाइन होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको उस दिन क्यूटरस रीअरेंजमेंट रिएक्शन लास्ट तक करवाई थी जिसमें कि अराइल कोलाइड को NaN3 के साथ करना, अराइल एजाइड बनेगा, NaCl बनेगा। फिर उसके बाद RC डबल बॉन्ड N3 ले लिया,
सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। फिर हमारे पास ये एल्कली आइसोसिनेट बनेगा। फिर उसके बाद ये प्राइमरी इमाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद RC डबल बॉन्ड ON, फिर सिंगल N, फिर उसके बाद ट्रिपल N, फिर उसके बाद हमारे पास फिर हमारे पास बना RN, फिर डबल बॉन्ड C कार्बन, डबल बॉन्ड O प्लस N2। फिर हमारे पास ये प्राइमरी RNH2 क्या होता है प्राइमरी इमाइन, RNH2 क्या होता है प्राइमरी इमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मतलब मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, ये आपकी रिवीजन वीडियो होगी, यहाँ तक करवाया था। ये देखो यहाँ तक आपको प्रिपरेशन करवाई थी मैंने उस दिन, क्यूटियस रीअरेंजमेंट तक। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखो तो लास्ट डायरेक्शन मैंने यहाँ तक करवाई थी, ठीक है। पर ये रिवीजन सीरीज है, अब आगे मैंने प्रिपरेशन करवानी है। देखो आगे आपकी ये पड़ी है, ये यहाँ से देखो, एक मिनट उड़ रहा है, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ। ये यहाँ ये वाला मैंने अभी करवाना है, ये जो दिखा रही हूँ ना ये मैंने अभी करवाना है। ये मैं आपको बाद में करवाऊँगी, ये देखो मैं आपको ये बाद में करवाऊंगी। पहले जो बेसिसिटी ऑफ माइंस मैंने टॉपिक करवाया था वो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ माइंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहती है। अभी आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन बची है माइंस की, और साथ में आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची, वो मैं करवाऊँगी। पर उससे पहले मैं बेसिक, क्योंकि ये रिवीजन है वन शॉट ऑफ माइंस का, तो मैं पहले बेसिसिटी ऑफ माइंस जो टॉपिक करवाए थे वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। बेसिसिटी ऑफ माइंस में हमने पढ़ा था कि वो अमोनिया जो है बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अमोनिया क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। हमें पता है मीन्स आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया एंड इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय काइलोराइल ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि RNH2 लिया प्लस वाटर लिया, RNH3 प्लस OH बना। फिर आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो ऊपर ले लोगे और रिएक्टेंट वाली साइड नीचे आ जाएगी। रिएक्टेंट वाटर नहीं आएगा क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है। फिर आपको बता दिया ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन थी, जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो ऊपर आ जाएगी, रिएक्टेंट वाली साइड नीचे आ जाएगी। ये हमारी प्रोडक्ट वाली साइड है जहाँ पर मेरी फिंगर है, ये हमारी प्रोडक्ट वाली साइड है, ये हमारी रिएक्टेंट वाली साइड है। और ये प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आएगी, ये वाली साइड नीचे आएगी, और फिर नीचे वाली साइड में वाटर नहीं है क्योंकि वाटर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बेसिसिटी ऑफ माइंस जो होता है उसमें उन्होंने बताया था अमाइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर। अमाइन क्या करता है कि एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटोन फ्रॉम द वाटर। द ग्रेटर अगर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा होगी, KB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा होगी। वो कहते हैं अमाइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर। ये मैंने अभी ऊपर जो रिएक्शन दिखा रही हूँ ना, ये मैंने अभी करवानी है क्योंकि प्रिपरेशन अभी आपकी बची है, प्रिपरेशन ऑफ माइंस अभी ये बची है आपकी। इसमें प्रिपरेशन ऑफ माइंस अभी थोड़े से रिएक्शंस बची और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पड़ी हैं अभी। पर मैं अभी बेसिसिटी ऑफ माइंस रिवाइज करवाना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने वो करवाया था, तो मैं चाहती हूँ कि वन शॉट वीडियो में एक बार आपको बता दूँ, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ माइंस में कहते हैं कि माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर एंड द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KB। अगर KB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ग्रेटर विल बी द बेसिसिटी ऑफ माइंस, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। फिर उसके बाद हमारे पास KB की वैल्यू आ गई। ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने एलिमेंटिक अमाइंस ऑफ द क्लास 1 2 प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी आर समवट स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन अमोनिया होते हैं। फिर उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस आर मच वीकर होते हैं, वीकर बेसिस दैन अमोनिया होते हैं। फिर मिक्सड एलिमेंटिक एरोमेटिक सेकेंडरी एंड टर्चरी अमाइंस आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन ऑफ द प्योरली एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, ठीक है। तो माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम अमोनिया हैविंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम दैट इज रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। एंड इट इज हैविंग, हम कहते हैं माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर। अगर KB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो माइन की वैल्यू बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास था, ये मैंने आपको करवाया था, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ऑन नाइट्रोजन आइटम पे एंड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम माइन पे। द बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन आइटम एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम माइन, ठीक है। फिर एनी फैक्टर दैट कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे नाइट्रोजन आइटम पे एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आइन रिलेटिव टू द पेरेंट माइन विल इंक्रीज द बेसिसिटी
बेसिसिटी ऑफ माइंस। बेसिसिटी ऑफ माइंस किस पे डिपेंड होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे, एंड द सब्स्टिट्यूट अमोनियम आयन पे डिपेंड करती है। ऑन द अदर हैंड एनी फैक्टर दैट हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट विल डिक्रीज द बेसिसिटी। उसके बाद है एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, ग्रेटर बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस आर कंपेयर टू द अमोनिया। फिर उसमें कहते हैं द ग्रेटर बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एज कंपेयर टू अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग, ये देखो जूम कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको ही प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, कोई और मत समझ लेना, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट को ही प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। एलिफेटिक अमाइंस कंटेन वन और मोर अल्काइल ग्रुप्स इन प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द अमोनिया। नाउ एन अल्काइल ग्रुप बीइंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन एटम पे कितने ज़्यादा, इसमें बताया ना कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे डिपेंड करता है, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब क्या कहते हैं, नाउ द अल्काइल ग्रुप बीइंग इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन पे, एंड इन दस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन फॉर मोर शेयरिंग हो जाता है। एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव है प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, एंड द चार्ज ऑन द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड। क्या करता है अल्काइल ग्रुप, क्या करता है डिक्रीज द पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप क्या करता है डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड बाय द माइन एंड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, बढ़ा देता है। फिर उसके बाद इट मे बी नोटेड दैट ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट अलोन द टर्शियरी माइन शुड बी मोर बेसिक देन अ सेकेंडरी amine which is turned than primary, मतलब which in turn should be more basic than primary, while the secondary amines are invariably found to be stronger than primary। पहले टर्चरी वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाले प्राइमरी से, ऐसे। ठीक है, पहले टर्चरी वाले होंगे ज़्यादा सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाले प्राइमरी से होंगे, एंड प्राइमरी माइंस इज एविडेंट फ्रॉम द दिस। ठीक है, बट उन्होंने कहा था टर्चरी माइंस हैव बीन फाउंड टू बी द वीकर देन टर्चरी माइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, पहले उन्होंने बताया टर्चरी माइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है प्राइमरी से, फिर ऐसे बताया कि टर्चरी वाले वीकर है सेकेंडरी से, वाइल समटाइम्स इवन वीकर देन प्राइमरी से। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डज नॉट मतलब कि सिर्फ ये इंडक्टिव फैक्ट पे नहीं होता, और भी फैक्टर्स इस पर ये डिपेंड करते हैं। एक मिनट वेट करो। मतलब इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट पे उन्होंने बताया कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम पे कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे, मतलब इसमें बताया गया कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे, एंड इसमें उन्होंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है नाइट्रोजन एटम पे, ईजिली मोर शेयरिंग हो जाती है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को डिक्रीज कर दें, इंक्रीज द स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। फिर उन्होंने बताया टर्चरी वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, फिर उन्होंने बताया टर्चरी वाला वीकर है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी वाला ज़्यादा वीकर है प्राइमरी से। फिर उन्होंने बताया हुआ है नीचे कि ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट पे नहीं ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ये सॉल्वेशन इफेक्ट पे भी करते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट पे बताते हैं कि बेसिसिटी ऑफ माइंस ये वाटर में होते हैं, हाईली स्टेबलाइज होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बट द एक्सटेंट ऑफ द सॉल्वेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेबलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द, मतलब ये वाटर में होते हैं, पहले तो पता वाटर में होते हैं, ये मतलब कि डिपेंड्स ऑन द इट डिपेंड्स ऑन द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस में। क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने बताया इसमें बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स ऑन द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस पे फॉर्म्ड बाय द माइंस बाय द टेकिंग अप ऑफ प्रोटोन। ठीक है, इसमें मतलब कि सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस, इसमें उन्होंने बताया ना माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा ना, माइंस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाईली स्टेबलाइज होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द स्टेबलाइज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन द सब्स्टिट्यूटेड आयन फॉर्म्ड गोज ऑन डिक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम दिस extent from 1 degree to 3 degree extent of hydrogen stabilization of ion by the solvation also decreases। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि apparent that inductive effect and solvation effect have opposing influence on the basicity of aliphatic amines। The least stabilization of ammonium ion obtained from the 3 degree is responsible for the lesser basicity of such amines than expected on the basis of inductive effect alone। The fact
फिर उन्होंने बताया कि फैक्ट ट्राई एथिलीन अमाइन जो होता है वो इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस होता है इथिलीन अमाइन से, वाइल द ट्राई मिथाइल एनिलीन अमाइन 3 डिग्री इज़ वीकर बेस दैन मिथिलीन अमाइन से इज़ एक्सप्लेन इथिलीन ग्रुप हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी होती है, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण दैन मिथिलीन ग्रुप से। फिर इथिलीन अमाइंस इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट होता है, दे ऑफ द 3 इथिलीन ग्रुप्स इन द ट्राई इथिलीन अमाइन से बिकम्स मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एज रिजल्ट द ट्राईइथिलीन अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इथिलीन अमाइन but in the case of trimethylene trimethylene and the methylene greater हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब इसमें उन्होंने प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है, और उन्होंने मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है कि वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है। और फिर उसने बताया कि सब्सट्रेटेड मोनियम के बारे में बताया हुआ, माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, ये सारा बताया हुआ है। इथिलीन ग्रुप हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू द इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया, प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, द ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द आयन डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी अमाइन डोमिनेट्स ओवर द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द 3 मिथाइल ग्रुप्स इन द ट्राई मिथाइल अमाइन, ये बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एरोमेटिक अमाइंस में वीकर बेसिक करेक्टर होता है ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस एज कम्पेयर टू अमोनिया, उसमें उन्होंने बताया आर वीकर होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर होते हैं देन दोज ऑफ द एडिफेटिक अमाइंस, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर थे, हमने पढ़ा था ना, ये देखो ये वो ग्रेटर बेसिसिटी होती है, इनकी कम होती है बेसिसिटी, क्योंकि ये जो कहते हैं उन्होंने कहा है क्या कहते हैं, इट इज़ एविडेंट दैट एनिलीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इनके 5 हाइब्रिडिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उनके 2 ही होते हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज शेयर्ड विद द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, इन द रिजल्ट द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर द शेयरिंग विद प्रोटॉन। ठीक है, सो उन्होंने बताया कि जो ऊपर वाले है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। ठीक है, ऑफ द देन द अलूनियम आयन, ठीक है, अलूनियम आयन से, बिकॉज एनिलीन एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, बाय अलूनियम आयन हैज़ ओनली 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं ऊपर वाली एनिलीन की बात करूँ, रुको 1 मिनट को, मैं आपको बताती हूँ, मैं जूम करके बताती हूँ, रुका जो अब देखो मैं जूम करके बता रही हूँ, ध्यान से देखो, ये जो 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने जहाँ पर ऐसे दिखा रही हूँ, जो 5 ऊपर वाले से ये जो ऊपर वाले जो मैं जहाँ पर फिंगर दिखा रही हूँ, ये जो 5 ऊपर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबलाइज है, और नीचे वाले लोनियम आयन कम है, लोनियम आयन कम है, ये देखो लिखा हुआ है ना, मैं बताती हूँ, रुको क्योंकि इट इज मे बी फर्दर नोटेड एनिलीन इज मोर, मतलब ऊपर वाले ज़्यादा स्टेबलाइजर बाय रेजोनेंस देन द अलूनियम आयन की तरह। ठीक है, काजा एनिलीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड और 5 कॉन्ट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर बाय अलूनियम आयन इज द, इसमें 2 ही होते हैं, ऊपर वाले में 5 है, ऊपर वाले में 5 स्ट्रक्चर रेजोनेंस, हमें पता है ना एनिलीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, तो मतलब ये 5 कॉन्ट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और दूसरे वाले कम है। ठीक है, दूसरे वाले में 2 ही है। सो इन दस एनिलीन इज अ वीकर बेस दैन अमोनिया और द एलिफेटिक अमाइंस बिकॉज ऑफ द लेसर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द, क्योंकि उनमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन एटम पे एंड लेसर स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम आयन। ठीक है, मतलब इसमें उन्होंने बताया कि जो एनिलीन है ना वो 5 मोस्ट स्टेबलाइजर बाय रेजोनेंस। ठीक है, 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और एनिलीन में 2 ही होते हैं, और पर एनिलीन एक वीकर बेस है देन अमोनिया से, क्योंकि उसमें लेसर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एंड लेसर स्टेबिलिटी ऑफ अलूनियम आयन रिलेटिव टू द एनिलीन। आ गया मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, दीज आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर bases than the purely aromatic amines. This is because due to the presence of one or more electron releasing alkyl groups in their molecules, the electron pair on the nitrogen of the mixed amines is relatively more available for sharing than the electron pair of the purely aromatic amines. At the same time the substituted ammonium ion is obtained from the mixed amines gets stabilized due to the dispersal of positive charge by alkyl groups, but the stabilization is not possible in the case of purely aromatic amines. ये सारा याद करने वाला ही है, बस मैं ये वाला आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि एनिलीन एक ज़्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दूसरा अलूनियम आयन कम है क्योंकि उसमें 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एनिलीन एक वीकर बेस है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे कम होते हैं,
ठीक है, एंड द लेसर स्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन रिलेटिव टू द एल्यूमिनियम होता है। बस ये मैंने आपको बताया। आगे देखो, आगे देखो, इसमें उन्होंने बताया हुआ है, आगे इन्होंने बताया हुआ है अरा अल्कलाइन अमाइंस में उन्होंने बताया हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल इन रेजोनेंस विद द बेंजीन इन रिंग इन एट द सेम टाइम द बेंजा ग्रुप ट्रीटेड एज द फिनोल सब्स्टिट्यूटेड मिथिलीन ग्रुप। मतलब आपको बस इसमें बताना कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे एंड सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पर डिपेंड करते हैं। मतलब बेसिसिटी ऑफ माइंस आपके मतलब कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑन द नाइट्रोजन एटम पे, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे एंड द सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट पे करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन एटम पे, कितने ज़्यादा मोर शेयरिंग अवेलेबल हो जाती है। फिर सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को डिक्रीज कर देता है, स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद सॉल्वेशन इफेक्ट में वाटर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अमाइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर रिड्यूस द सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पे डिपेंड करता है। मतलब दो फैक्टर आपको याद रखने इसमें कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पे डिपेंड करता है। ये आपको दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, लॉन्ग बाकी लॉन्ग में तो आपको मैंने बोल ही दिया। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पे डिपेंड करते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा नाइट्रोजन एटम पे डेंसिटी बढ़ा देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को डिक्रीज कर देते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। सॉल्वेशन वो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमें अमाइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर रिड्यूस द सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को कर देते हैं। ठीक है, हाईली स्टेबलाइज्ड होते हैं। ये सब मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, बाकी लॉन्ग में तो चलो मैंने आपको बोल ही दिया अभी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं मिथिलीन ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन लूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट सो दैट इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। उसके बाद है द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एज वेल एज पोजीशन। ठीक है, अब हमारे पास है कि द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एज वेल एज पोजीशन पे होता है। ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस। ये बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक, अब एरोमेटिक अमाइंस की करनी है, एक मिनट में करवाती हूँ। कितने बजे अच्छे हो गए? अब ये उन्होंने बताया कि नेचर एज वेल एज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट होते हैं। द नेचर ऑफ द ग्रुप डिटरमाइंस द इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ग्रुप डिटरमाइंस द नेट इफेक्ट ऑन द, मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया ना कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है नाइट्रोजन एटम पे। इट मे बी रिकॉल्ड द रेजोनेंस इफेक्ट्स ऑपरेट ओनली, जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑपरेट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, नॉट मेटा पोजीशन। सो बस इतना याद रखना कि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता। रेजोनेंस इफेक्ट ओनली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता। वाइल द इंडक्टिव इफेक्ट तो सारी जगह हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता बेंजीन के पे, और ये इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है, बेसिसिटी के बारे में कि इनकी इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में बेसिसिटी बढ़ जाती है, हैविंग एन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट में बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन लीजिंग में इंडक्टिव बेसिसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंक्रीज द क्या कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीजिंग में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे वो बताते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑन नाइट्रोजन ऑन द मोनो ग्रुप सिंस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन बिकम्स मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग। मतलब मैंने आपको बताया ना कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। मैं ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझाती हूँ। ठीक है, एक तो मुझे बोलते वक्त थोड़ा सांस चढ़ा क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूसली बोल रही हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आराम से बोलती हूँ।
क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में बताया कि बेसिसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में बताया कि बेसिसिटी बढ़ जाती है। क्यों बेसिसिटी बढ़ जाती है मैं बताती हूँ, क्योंकि जो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है नाइट्रोजन एटम पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग बता देते हैं, और कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन पे, ठीक है, उसने बताया कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर शेयरिंग फॉर नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसके कारण अवेलेबल फॉर मोर शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिव मोनियम आयन को बता दो कि सब्स्टिट्यूटिव मोनियम आयन को रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन एटम एंड इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है इसमें क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज टेंड टू डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है, डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ये देखो मैंने पहले बोल दिया था कि स्टेबिलिटी बढ़ा देती है, क्योंकि ये डिस्पर्स कर देते हैं पॉजिटिव सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो बेसिसिटी बढ़ जाती है। मैं दोबारा बोल देती हूँ, एक बारी सुन लो एक बारी, ठीक है। बेसिसिटी माइंस हमारी इलेक्ट्रॉन लीजिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट में क्यों बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नाइट्रोजन एटम पे फॉर मोर शेयरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर बढ़ाते हैं तो वो डिस्पर्स कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को, जिसमें स्टेबिलिटी वो बढ़ जाती है, तो फिर बेसिसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन लीजिंग हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या करते हैं कि वो इंटेंसीफाई कर देते हैं ऑन कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे फॉर द मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग, तो वो लेस अवेलेबल हो जाते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को, वो इंटेंसीफाई कर देते हैं, तो दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बेसिसिटी कम हो जाती है। और क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन में इंटेंसीफाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में डिस्पर्स करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में इंटेंसीफाई कर देते हैं। आगे देखो, आगे है ऑल द ग्रुप्स वेदर द इलेक्ट्रॉन लीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ व्हेन प्रेजेंट इन द ऑर्थो पोजीशन एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सर्ट्स मैक्सिमम बिग बेस weakening effect when present in the ortho position. This is known as the ortho effect. The cause of ortho effect is not yet well understood. फिर उसके बाद हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप से एक्सर्ट ग्रेटर बेस स्ट्रेंथिंग इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन देन प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन। तो आप बस याद रखना, मैं दोबारा बोली हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट में सिर्फ नेचर और पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसमें मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ एरोमेटिक अमाइंस में कि ये नेचर बेसिसिटी हमारी नेचर और पोजीशन पे डिपेंड करती है, और इसमें रेजोनेंस इफेक्ट जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रीजिंग में मैंने आपको बताया कि वो चार्ज को डिस्पर्स कर देता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में वो चार्ज को इंटेंसीफाई कर देता है, ठीक है। और वो स्टेबिलिटी एक जगह स्टेबिलिटी ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन रीजिंग में स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, और उसमें स्टेबिलिटी कम कर देता है। मतलब आपको कितने मतलब बेसिसिटी माइंस डिपेंड्स, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा नाइट्रोजन एटम पे डेंसिटी बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, और सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को डिक्रीज करे कि नहीं करे, उस पर डिपेंड करते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम पे कितने ज़्यादा प्रेजेंट है, और सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पर डिपेंड करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में वो डिस्पर्स कर देते हैं और विड्रॉइंग में इंटेंसीफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज बिकॉज द सच ग्रुप्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द नंबर ऑन द एट द नाइट्रोजन टू द ग्रेटर एक्सटेंट, ओके, व्हेन प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन देन प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लीजिंग की इफेक्ट बढ़ूँ तो बस आपको यही याद रखना है कि वो इंटेंसीफाई कर देते हैं चार्ज को, ठीक है, और स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को इंटेंसीफाई कर देते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, और इसमें डिस्पर्स कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में वो सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को डिस्पर्स कर देते हैं ऊपर वाले, इलेक्ट्रॉन लीजिंग डिस्पर्स, इलेक्ट्रॉन लीजिंग डिस्पर्स, इलेक्ट्रॉन लीजिंग डिस्पर्स कर देते हैं चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में इंटेंसीफाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग डिस्पर्स, इलेक्ट्रॉन लीजिंग डिस्पर्स कर देते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में इंटेंसीफाई कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। आगे देखो,
आगे है द above observation can be explained as follows. Now the nitro group has the electron withdrawing. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है? जो इंटेंसिफाई कर देते हैं चार्ज को. इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट. वाइल द इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता लग गया कहाँ पर होता है, सारी जगह होता है. वाइल द रेजोनेंस इफेक्ट आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है. रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन पे नहीं होता. द नेट रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू बी द ग्रेटर extent by the group when present at the para position, both because of both the factors operate at then at meta position, or because जो इंडक्टिव इफेक्ट है सारी जगह हो जाता है, और क्या कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता. हैंस द एन नाइट्रो एनिलीन इज वीकर बेस देन द एम नाइट्रो एनिलीन विच इज इटसेल्फ इज अ वीकर देन एनिलीन. ठीक है. उसके बाद भी हेलोजन वो सारा बताया हुआ है कि सच एज कोलिन एंड ब्रोमाइड एक्सटेंड ग्रेटर बेस वीकनिंग इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन देन व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन पे. फिर आपको बताना है व्हेन कोलिन इज प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन द कोलिन एक्सर्ट्स ओनली द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है? जो इंटेंसीफाई कर देते हैं सबस्ट्रेटेड मोनियम आयन को. ठीक है. सिंस द रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट. रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ याद रखना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता. मैं दोबारा बोल देती हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट मेटा पोजीशन. व्हेन प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन the electron withdrawing inductive factor of the clean is partly neutralized by its electron losing resonance. ठीक है. इफेक्ट इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू बी द ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन कोलिन इज प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन देन व्हेन प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन. एज अ रिजल्ट द मेटा एम क्लोरोएनिलीन इज अ वीकर बेस देन द पी क्लोरोएनिलीन विच इज टर्न वीकर देन एनिलीन. ठीक है. अब ये नीचे वाला पढ़ लेना. ठीक है. बस आपने इतना याद रखना, ये नीचे वाला पढ़ लेना. ठीक है. बस आपने इतना याद रखना है कि मतलब ये सब याद करके, ये सब आपको याद करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है. बस इतना याद रखना. बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारी बढ़ती है, एलिफेटिक माइंस में ग्रेटर होती है, एरोमेटिक माइंस में कम होती है. मैं दोबारा बोल देती हूँ एक बारी. सो बेसिसिटी ऑफ माइंस में हमने क्या पढ़ा कि बेसिसिटी ऑफ माइंस में एलिफेटिक माइंस में बेसिसिटी ज़्यादा होती है, एरोमेटिक में कम होती है. फिर उन्होंने बताया हुआ था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि वो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है नाइट्रोजन एटम पे, और कितना वो पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस्ड कर रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन पर, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं. ये हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट में. ठीक है. प्लस का इफेक्ट कर रहे हैं. हमने कहा कि टची वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, देन सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से. फिर बताया कि टर्ची वाला ज़्यादा वीकर है सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा वीकर है प्राइमरी से. फिर उन्होंने सेल्वेशन इफेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाईली स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है. फिर वो माइन कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर का बताया हुआ है. फिर ट्राई मिथिलीन एनिलीन प्लस इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके ऊपर सारा बताया हुआ है. फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, एरोमेटिक माइंस वाले वीकर होते हैं हमारे, देन एरोमेटिक माइंस वीकर होते हैं देन अमोनिया से, क्योंकि अमाइंस एरोमेटिक अमाइंस हमारे वीकर होते हैं देन अमोनिया से, क्योंकि इसमें जो एनिलीन है वो 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है. ठीक है. जो ऊपर वाले मैंने आपको 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर दिखाए थे, वो रेजोनेंस हाइब्रिड वो ज़्यादा स्टेबल है, और नीचे वाले एनुलियम आयन वाले 2 ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्योंकि क्योंकि एनिलीन एक वीकर बेस है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन एटम कम होते हैं, लूनियम आयन भी कम होते हैं, तो स्टेबिलिटी उसकी कम होती है. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस इफेक्ट में उन्होंने बताया कि ये एरोमेटिक वाले में नेचर और पोजीशन पे डिपेंड करते हैं. रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होती है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता. इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है. ठीक है. रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पे होता है, मेटा पे नहीं होता. इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है. फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में बताया हुआ है कि वो चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन एटम पे, और इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा अवेलेबल है और नाइट्रोजन में स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को डिस्पर्स कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में डिस्पर्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में इंटेंसीफाई कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में हमेशा बढ़ जाएगी,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में हमेशा हमारी बढ़ जाएगी रिलीजिंग में, क्योंकि बेसिसिटी हमारी हमेशा बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नाइट्रोजन एटम पे डेंसिटी बढ़ाएंगे और सब्स्टिट्यूटिव अमोनियम आयन को डिस्पर्स कर देंगे, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, तो बेसिसिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, विड्रॉइंग में हमारे इंटेंसीफाई कर देते हैं, स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिव अमोनियम आयन, तो हमारे पास बेसिसिटी कम हो जाती है। ठीक है। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बस मतलब कि हमारे पास 2 पॉइंट पे याद रखना कि 2 पॉइंट पे डिपेंड करते हैं कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे, डेंसिटी कितनी बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी कितनी बढ़ा रहे हैं, और कितना रिड्यूस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को, उस पर डिपेंड करती है बेसिसिटी ऑफ माइंस। और साथ में हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, साथ में हमने पढ़ा कि फिर मैंने इक्विलिब्रियम की रिएक्शन करवाई थी कि RnH2 प्लस वाटर को RnH3 प्लस OH के साथ करोगे तो फिर प्रोडक्ट वाला ऊपर आएगा, रिएक्टेंट वाला नीचे आएगा। रिएक्टेंट में वाटर नहीं लोगे क्योंकि वाटर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जितना Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड विद द बेसिसिटी ऑफ माइंस। जितना मैंने पहले करवाया था मैंने इस वीडियो में सारा रिवाइज करा दिया। गो थ्रू दिस वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइस। आगे वीडियो को भेजो और मुझे वीडियो बताओ कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगती है और प्लीज़ आगे चैनल को भेजो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। Thank you guys for supporting and please watch my previous video today video also, and वीडियो को स्टार्टिंग टिल एंड तक देखें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइस। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बाकी अब अगली वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन जितनी रहेगी वो करवाऊंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी रहेगी वो करवाऊंगी, और क्या कहते हैं प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ गाइस। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच माई वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।